फायदा ये होगा कि हमारे पास भी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अच्छा बच्चों, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने कहा कि जी एक बंदा है, उसने जाके अप्लाई कर दिया कि जी मुझे जो है ना आप दूसरा स्पेशल टैक्स ईयर दें, और वो टैक्स ईयर की लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी से दिसंबर, यानी जो नॉर्मल कनाडा और अमेरिका में होता है। शायद वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो कहते हैं यार जहां वहां क्लोजिंग होती है वही क्लोजिंग यहाँ ले लेते हैं। तो उन्होंने जाके अप्लाई कर दिया। अब जब उन्होंने जाके अप्लाई किया तो कमिश्नर ने अलाउ कर दिया, लेकिन कमिश्नर जनवरी को खींच के तो नहीं ना मिला सकता, जून के एंड जुलाई की जगह पे नहीं ला सकता। वो तो जाहिर है टाइम तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो टाइम धार को कूप अप करने के लिए उसने अलाउ तो कर दिया, लेकिन ठीक है वो अपना पहला साल रूटीन के मुताबिक मुकम्मल करे, यानी 1 जुलाई को शुरू हुआ है, वो 30 जून को अपनी रिटर्न सबमिट करे, एक्सटेंड नहीं कर सकता, जो रूटीन है वो फॉलो करेगा। हाँ बता, स्पेशल ईयर शुरू होने से पहले ये जो 6 माह का गैप है इसे ट्रांजिशनल ईयर डिक्लेयर कर दे, और इसकी रिटर्न जो है वो जो है कब जमा करा दे, इसकी रिटर्न जो है वो 31/12/20 को जमा करा दे। 31/12/20 31/12/20 को जमा करा दे, ताकि वो साल पूरा हो जाए। और इसकी डिनोट करना है तो अब देखना पड़ेगा इसका आखिरी दिन कहां फॉल करता है, लास्ट डे कहां फॉल करता है। तो अगर ये नॉर्मल ईयर होता, सोचें अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो ये दिन किस साल में फॉल करता, लेट्स सी कहां फॉल करता, यहां फॉल करता, इस साल में, जो कौन सा साल है 21 है। इस चीज को टैक्स ईयर 2021 कहा जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे ऐसी सूरत में कि ये जो इसका आखिरी दिन है, अगर ये स्पेशल ईयर ना मिला होता तो फिर ये दिन किस साल में होता, तो जिस साल में वो होगा उससे हम उसको डिनोट कर देंगे। अब इसके तो डिनोट करने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में भी ऐसे ही सोचें कि अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो 31 दिसंबर 12/21 कहां फॉल करता, तो आप कहते हैं 31 दिसंबर 12/21 फॉल करता टैक्स ईयर 2022 में। तो लिहाजा इसको टैक्स ईयर 2022 डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि टैक्स ईयर 2022। क्लियर जी? अच्छा, इस पर कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो पहली बात, जब अलाउ होगा तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल ईयर से स्पेशल ईयर में जाते हुए ट्रांजिशनल ईयर आएगा, वो 12 महीने का पूरा नहीं होगा और उसको डिनोट किया जाएगा जहां उसकी एंडिंग डेट फॉल करेगी नॉर्मल ईयर के साथ रिलेट करके, जिस ईयर में फॉल कर रही होगी उससे आप उसको डिनोट कर देंगे। तो कैसे सोचेंगे, थोड़ी देर में सोचेंगे, हमें वो स्पेशल ईयर मिला ही नहीं है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर को नीचे सामने रख के देखेंगे ये कहां फॉल कर रहा है, जिसमें वो फॉल करेगा उससे आप उसको डिनोट कर देंगे। क्लियर बच्चों? वरना देखिए कितनी कंफ्यूजन थी कि वो सोचता रहता कि ये तो टैक्स ईयर 2020 है, अब वो भी टैक्स ईयर 2020 बनेगा। अगर नॉर्मल सोचता तो ये सोचता रहता, इस तरह वो मसला हल ना कर पाता। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी मिथ है। अब रही बात ये कि इसको जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते इसी तरह से कहता है कि वेयर अ पर्सन इज अलाउड। अलाउड का मतलब है लाजिम नहीं आप ऐसे लिखे, अभी वेयर अ पर्सन गॉट अ परमिशन, जहां परमिशन लेने टू यूज 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर and shall be denoted by calendar year relevant to normal year। तो इसको उस कैलेंडर ईयर जो कि relevant to normal year है in which closing date of special tax year falls। ठीक है, तो हम कहेंगे where a special year is allowed then we denote the year relevant to normal year tax year in which its ending date falls। रिपीट कर लेते हैं, रेलेवेंट टू नॉर्मल ईयर इन विच इज एंडिंग डेट फॉल। फिर रिपीट कर लेते हैं, रेलेवेंट टू नॉर्मल ईयर इन विच इट्स एंडिंग डेट फॉल्स। अच्छा बच्चों, अब आगे बात पर्सन क्या होता है। ये पर्सन वाली बात मैं आपसे आगे चल के रिपीट कर लूंगा, अभी मैं उसी टॉपिक पे रहता हूं। पहले देखिए, फर्ज कीजिए कि एक पर्सन है और वो पर्सन जो है वो जाके अप्लाई करता है
एक स्पेशल टैक्स ईयर के लिए। फॉर एग्जांपल पर्सन से मुराद यहाँ पे आप ले सकते हैं कि पर्सन इज होंडा कंपनी। तो अगर होंडा कंपनी जाती है तो वो कमिश्नर के पास जा सकती है, वो कमिश्नर के पास जा सकती है और कमिश्नर इसको अलाउ कर सकता है, कमिश्नर इसको अलाउ कर सकता है। लेकिन अगर फर्ज किया कि ये कार मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर है, तो कार मैन्युफैक्चरर का मतलब है ये ग्रुप ऑफ पर्संस है, ये ग्रुप ऑफ पर्संस है। यानी आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना क्लॉज, उसके लिए आपको समझा रहा हूं कि अगर वो होंडा कंपनी है और वो जाती है तो वो कमिश्नर के पास जाएगी। लेकिन अगर पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो कमिश्नर की बजाय FBR के पास जाएगी। FBR का मतलब क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR का जो भी नुमाइंदा होगा डिपेंडिंग ऑन मिनिस्टर या सेक्रेटरी रेवेन्यू, तो वो सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास जाएंगे। सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास जब जाएंगे तो वो इसको फिर अपने गजट में छाप देंगे। किसमें छाप देंगे? वो अपने गजट में छाप देंगे कि हमेशा के लिए कि ये जो कार मैन्युफैक्चरर आज के बाद जितने भी आएंगे, कि फर्ज कीजिए आप रोड प्रिंस गाड़ी बनाने आता है, उसके बाद तो इस ग्रुप को हमने कर क्या दिया हुआ है, ये कम जनवरी से दिसंबर, अब किया आ जाए, होंडाई आ जाए, तो फिर वो गजट में छाप दिया कि ये फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल के लिए, फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए एक ही ला, ताकि उसका जो अपना स्टाफ है उसको भी एक ईज मिल जाए। तो अच्छा ऑटोमोबाइल वाले हैं तो उनको ये, लेकिन अकेला बनना है तो कमिश्नर अलाउ करेगा। अकेले बनने वाले एक फैक्ट्री, एक फर्म, एक पर्सन। लेकिन अगर, तो इसलिए यहां पे पर्सन बता दिया था कि पर्सन फर्द को भी कह देते हैं, पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्संस को भी पर्सन कह देते हैं, कंपनी को, और गवर्नमेंट भी एक पर्सन ही कहलाती है, गवर्नमेंट भी एक पर्सन ही कहलाती है। इंडिविजुअल तो ऐसे मुबशर इंडिविजुअल है, वलीद इंडिविजुअल है, जवाज इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल्स है। कंपनी आप जानते हैं एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हम मिलकर एक पार्टनरशिप बना लेते हैं, वो भी एक पर्सन हो सकती है। गवर्नमेंट को पर्सन क्यों डिक्लेयर कर दिया? उसकी वजह यह कि जब हम कमिश्नर के सामने जाते हैं तो कमिश्नर ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई जज होता है, ऐसे अकड़। तो वो जो बंदा होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लेने आता है, वो कहता है तू भी एक पार्टी है, और जो टैक्स देने वाला वो कहता है तू भी एक पार्टी है, वो कहता है तू अपने दलाइल दे या अपने दलाइल दे, वो उसको भी पर्सन मान लेता, उसको पर्सन मान लेता। समझिए ना बात की? तो इसलिए उसको भी हमने पर्सन डिक्लेयर कर दिया। हालांकि जो कमिश्नर उसके अंडर भी काम कर, वो इंस्पेक्टर उसके अंडर भी काम कर रहा होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो कहता है नहीं, अब जब तुम दलाइल लेके आए हो ना, तो अब तुम मैं अलहदा हूं तुमसे, मैं अब जज हूं, अब तुम अलहदा और वो अलहदा। जैसे वो है ना इलेक्शन कमीशन वाला, इलेक्शन कमिश्नर उसको कहते हैं, सॉरी, तो वो क्या है कि वो वैसे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, लेकिन अगर कोई इशू पैदा हो जाए तो वो जज बन के बैठ जाता, वो कहता है अच्छा भाई तुम्हारे साथ इलेक्शन चोरी हुआ है, अच्छा और चलो भाई तुम इंस्पेक्टर हो, तुमने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, दोनों साबित करो अपनी अपनी बात, ताकि एक इंसाफ का तकाजा पूरा हो। अच्छा बच्चों, अब ये जो है हमने कह दिया क्या जी कि अगर ग्रुप है तो उसको जाना पड़ेगा किसके पास? FBR के पास। अब वो उसका माहौल कैसा होगा? किताब तो आप लोग किताब में सिर्फ थ्योरी लिख देते हैं, माहौल नहीं बताते। उसका माहौल इस तरह का होगा, एक इस तरह का एक इस तरह का बुजुर्ग सा आदमी बैठा होगा, ठीक है, अच्छा, और उसके साथ उसका स्टाफ बैठा होगा जिसको जो बातें वो वैसे ही भूलता रहता है, उसको याद कराते रहते हैं, और एक बंदा इधर बैठा होगा, एक उधर, इस तरफ की मुखातिबा क्लाइंट के साथ, इस तरफ के इंस्पेक्टर भी बैठा होगा। अच्छा, तो वो जो है इस तरह का एक माहौल होता है। ये कर क्या सकता है? कहते हैं जी कि ये जो है ना, इसके सामने अगर आपने स्पेशल ईयर आपको चाहिए ना, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिटर्न में। अप्लाई करना पड़ेगा किसमें? रिटर्न में अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं है हमेशा नहीं, पक्की बात। और जो आप रिटर्न लिखेंगे उसके अंदर आप सॉलिड रीजन देंगे, सॉलिड रीजन देंगे कि जी एक बंदा है, उसका नाम है लेट से मलिक रियाज, वो जाता है जाके कहता है जी मेरा ईयर जो है ना मार्च में क्लोज कर दिया। वो कहता है जी क्यों? वो रीजन देगा कि जी देखें, एक तो बात ये मुझे बातें बड़ी भूलती है, दूसरी बात मेरे बच्चों का मार्च में प्रमोशन होता है क्लासेस का, मैं कोर्स भी लेने जाता हूँ, मैं किताबें भी खरीदने जाता हूँ, मैं फीस भी जमा कराने जाता हूँ, तो मुझे पता है नया साल शुरू हो गया, तो अगर वो आपका भी नहीं हो तो मुझे भूलेगा नहीं। अब मैं उनका मार्च में करके हटता हूँ, इधर
जून में आप खड़े हो जाते हैं आके। तो ऐसा करें मेरा मार्च ही कर दे, जब मैं किताबें नहीं लेने जाऊंगा मुझे याद आ जाएगा कि साथ ही मैंने FBR को रिटर्न भी फाइल करनी। तो इस तरह की कुछ सॉलिड रीजन दी जाए, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर वो मान जाएगा। उसमें सॉलिड रीजन सबसे ये हो सकती है कि वहां जाके कह जी मेरी बीवी कहती है कि मार्च के तक पढ़ नहीं जाना चाहिए, फिर वो मान जाएगा, क्योंकि जाहिर है खुद भी शादीशुदा होगा तो इस बात को समझेगा। अच्छा, तो सॉलिड रीजन क्या हो सकती है? तो ऐसी को सॉलिड रीजन धंधा दे दे। अच्छा बच्चों, कैन चेंज द ईयर, वो ईयर चेंज कर सकता है। अच्छा, ईयर चेंज करने का मतलब पता क्या है? बात बात कमिश्नर चेंज होता है और वो कहता है पिछले कमिश्नर ने हाँ इसको स्पेशल ईयर दिया, चलो वापस ना मिले। यानी वो दोनों काम कर सकता है, नॉर्मल को स्पेशल बना सकता है, स्पेशल को। तो इस स्लाइड पूरी में लिखा क्या हुआ है? इस स्लाइड में 3 बातें लिखी। पहली बात तुम्हें अप्लाई करना है रिटर्न में, रीजन देनी है सॉलिड किस्म की, और तीसरी बात क्या लिखी है? कमिश्नर चेंज कर सकता है। अच्छा, अब इन बातों को अगर कोई बच्चा याद रख ले तो वो अपने इन्फाल में लिख सकता है। तो वी हैव टू अप्लाई इन ब्लैक एंड व्हाइट, वी कैन अप्लाई इन रिटर्न एंड हैव टू प्रोवाइड सॉलिड रीजन। को लाजिम थोड़ी कि उसने लॉ में ऐसे लिखा तो मैं भी वो लिखूं। भाई मैं इल्म रखता हूं ना, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी मैं ऐसे लिखूं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तो वी शुड राइट इन द ब्लैक एंड व्हाइट, गिव सम सॉलिड रीजन, कमिश्नर कैन अलाउ स्पेशल ईयर टू नॉर्मल ईयर एंड नॉर्मल ईयर टू स्पेशल ईयर। अब लिखा भी वही हुआ। देखिए कहते हैं पहली बात ये है कि जी देखें जी, इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर कैन अलाउ स्पेशल ईयर एंड इन केस ऑफ स्पेशल ईयर कैन अलाउ नॉर्मल ईयर। और किस में जाएगा? ऑफिशियल गजट। अच्छा, ऑफिशियल गजट में जब जाएगा, जब ग्रुप पूरा जाएगा, एक बंदे के लिए गजट नहीं छपेगा। अच्छा, टू गेट फैसिलिटी यूजिंग डिफरेंट 12 मंथ क्या करना चाहिए? अदर देन द नॉर्मल ईयर ए पर्सन मस्ट अप्लाई इन रिटर्न। अच्छा, कमिश्नर कैन अलाउ, अगर रीजन क्या हुई? सॉलिड, तो नॉर्मल को स्पेशल बना सकता है, स्पेशल को नॉर्मल बना सकता है। क्लियर जी? ये है लॉ, ठीक है। तो इस लॉ को उतनी ही रिस्पेक्ट लेनी चाहिए जितनी की उसकी जरूरत है। नहीं आप उसको कहने की वो बड़ा ही इस अंदाज से बात करते भी है, लेकिन बात ये हो जाती है कि एक ऐसा पेपर जिसमें 22 नंबर की अब थ्योरी आती है और 78 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, वहां थ्योरी को याद कर लेना चाहिए क्योंकि उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होना है, लेकिन उसको हर बार हर्फ याद करने की भी इतनी कोई जरूरत नहीं है। वो हर बार हर्फ खुद ही हो जाती है। जैसे आपके सामने बोल रहा हूं तो टर्मिनोलॉजी खुद ही आपके जहन में बैठती जा रही है, तो जब आप लिखेंगे वो टर्मिनोलॉजी खुद ही लिखी जाएगी। तो ऐसा मसला नहीं है। बस बात यह है कि आप उस लेक्चर को 1 से 2 दफा सुन लें और जरा उसको पढ़ लें गौर से, तो वो हो जाएगा। तो ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आउट ऑफ टच छोड़ देंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। यानी जैसे आज पढ़ा आप नहीं पढ़ा तो आप कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, तो छोटी छोटी चीजें होती टेक्स्ट में वही तंग कर रही होती है और कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल भी ले आएंगे ना तो वो छोटे छोटे पॉइंट से हल हो रहा होता है। अच्छा, तो ये बच्चों ये है। अब बाकी आप सब समझते ही हैं, कॉस्टिंग भी आप पढ़ रहे होंगे बच्चे। तो कॉस्टिंग में भी बड़ा न्यूमेरिकल हो तो क्या होता है? वर्किंग अलग-अलग हो जाती है, पार्ट्स में चली जाती है। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 2, 3। जिसको वो आ गया ना हिसाब की कहाँ वर्किंग मैंने अलग करके साइड में जाकर काम करके लाके वापस वैल्यू रख देनी, वो बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब अगली ये स्लाइड याद होगी जी। अगली स्लाइड में क्या कह रहा है? अगली स्लाइड में वो ये कह रहा है कि कमिश्नर चाहे ना तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, तुम्हारी रिक्वेस्ट को। इफ कमिश्नर रिजेक्ट द टैक्स ईयर चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, तो अगर वो रिजेक्ट करेगा तुम्हारी टैक्स ईयर चेंज रिक्वेस्ट को, तो कमिश्नर के लिए भी जरूरी है कि वो जो है वो सॉलिड रीजन दे। क्या दे? सॉलिड रीजन दे। तो आप ये कह सकते हैं कि कमिश्नर है, इफ कमिश्नर वांट टू चेंज द नॉर्मल ईयर टू टैक्स स्पेशल ईयर एंड स्पेशल ईयर टैक्स ईयर, ही हैज टू आल्सो प्रोवाइड द सॉलिड रीजन। या वो रिजेक्ट करे या वो विथड्रॉ करे। अच्छा, रिजेक्ट और विथड्रॉ में क्या फर्क है? अलाउ ही नहीं किया उसने, तो वो अलाउ नहीं कर रहा। और विथड्रॉ में क्या है? अलाउ कर चुका था, अब उसने वो खत्म कर दिया। तो कहता है इफ कमिश्नर रिजेक्ट द टैक्स ईयर चेंज रिक्वेस्ट, ही विल लिसन द टैक्स पेयर। वो टैक्स पेयर को सुनेगा, बुलाएगा और सुनेगा। एंड कमिश्नर शेल बी गिवन रीजन फॉर
रिजेक्शन, उसे रिजेक्शन की रीजन देनी पड़ेगी। और द कमिश्नर मे विथड्रॉ द परमिशन विच गिवन टू चेंज द टैक्स ईयर। हियर अगेन कमिश्नर हैज टू लिसन द टैक्स पेयर। तो पहले उसे बुला के अपने ऑफिस में बात उसकी पूरी सुननी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? और फिर सॉलिड रीजन देके उससे चेंज कर सकता है। तो लॉ में क्यों लिख दिया? ताकि लोगों को अपने राइट्स का भी पता हो ना। क्या है, लोगों को अपने राइट का भी पता हो। अच्छा, लेकिन एक बात और है, अगर आप कमिश्नर की बात से मुतमईन ना हुए तो फिर भी आपके पास एक दरवाजा खटखटाने की और जगह भी है। यानी मिसाल के तौर पे ये आप हैं, तो आप जानते हैं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और ये है कमिश्नर। तो आप गए कमिश्नर के पास, ठीक है। कमिश्नर साहब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने लिख लिया ना, सो लिखने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर गैर मुतमीन है तो आप चले जाएंगे इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यहां लिख देते हैं आईटी बोर्ड, इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो आप इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चले जाएंगे। यानी आप ऐसी सूरत में जब ये आपकी बात नहीं सुन रहा, आप इसको बाईपास करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास बाईपास करने का वजह क्या बनी? कमिश्नर आपको मुतमीन नहीं कर सका, सेटिस्फाई नहीं कर सका। आप उसकी लॉजिक से जो सॉलिड रीजन दी आपसे मुतमीन नहीं हुए। लेकिन क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं तो आप इसलिए कमिश्नर से मिलकर गए। लेकिन अगर ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, उन्होंने कमिश्नर को लिफ्ट नहीं करानी थी, ठीक है ना। फर्ज करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उन्होंने कमिश्नर को लिफ्ट नहीं करानी थी, सीधा चले जाना था। और वो फिर इसको अगर चेंज को मान लेते तो वो फिर गजट कर देते। ठीक हो गया बात? तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, द इंडिविजुअल पर्सन गोज टू कमिश्नर। और कमिश्नर के मतलब हमने बताया नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल कर सकता है, चेंज कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है और परमिट भी कर सकता है। सेटिस्फाई नहीं तो ऊपर वाले लेवल में चले जाइए, ठीक है जी। और ग्रुप ऑफ पर्सन ने तो जाना ही किसके पास है? उन्होंने ऊपर वाले पर्सन के पास जाना, ठीक है कोई बात। अच्छा, लेकिन वो स्टोरी बीच में रहेगी कि वो बंदा जो आया उसने कहा कि जी मुझे आप मार्च अलाउ कर दे। वो आपने स्टोरी पूरी सुनी नहीं, वो सुननी पड़ेगी ना आपको कि वो बंदा आया उसने कहा जी कि मुझे मार्च अलाउ कर दे। तो सिचुएशन ये हुई कि वो बंदे की रूटीन सही चल रही थी, मतलब सही का मतलब तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इस तरह की चल रही थी कि वो बंदा जो है वो हर साल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था। मिसाल के तौर पे उसका एक साल शुरू हुआ, क्या नाम ले सकते हैं, मैं खुद ही इसको कर लेता हूं, 19, यानी 1 जुलाई 19, खत्म हो गया 30/6/20 को, ठीक है। फिर अगला साल शुरू हुआ 1 जुलाई 20 को, खत्म हो गया 30/6/21 को। तो 30/6/21 को इसको ख्याल आया कि नहीं यार मेरी जिंदगी सही नहीं चल रही, मुझे तब्दीली की अशद जरूरत है। ज़ाहिर हर बंदा तब्दीली चाहता है, नहीं बच्चों? इसीलिए लोग अपना घर बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, नहीं बच्चों? तो इसने कहा मुझे ना और कुछ तब्दीली आ नहीं सकती, सख्ती बड़ी है, तो ऐसा करता हूं मैं अपना टैक्स ईयर चेंज कर लेता हूं। तो बच्चे जब मार्च में मतलब किताबें वगैरह खरीदेंगे तो उनके साथ ही मैं भी अपना कर लूंगा। तो वो गया कमिश्नर के पास, कमिश्नर साहब ने उसे अलाउ कर दिया, ठीक है जी जाएं आप अपना टैक्स ईयर चेंज कर लें। अब ये जो टैक्स ईयर चेंज हो रहा है तो इसमें यह होगा कि इन्हें एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजरना पड़ेगा। अब ये ट्रांजिशनल ईयर है ना, या ट्रांजिशनल टाइम है, अगर उसे आप देखते हैं तो ये जो है इनका क्या बनेगा, ये इनका जरा छोटा बनाते हैं ना, वो पूरा नहीं बनाना चाहिए मुझे, तो वो बन गया उनका क्या जी, शाबाश, 31 मार्च 2022।
अब इन्हें यहां से गुजरना पड़ेगा 31 मार्च 2022, क्योंकि मार्च का साल मांग रहे हैं। अब वो मार्च को उठा के जून से तो नहीं मिला सकते थे, लिहाजा इनको गुजरना पड़ेगा एक 9 मंथ पीरियड के साल से। क्योंकि ये 12 महीने से छोटा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजिशनल पीरियड कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजिशनल पीरियड। और फिर इनको अलाउ हो जाएगा कौन सा, स्पेशल ईयर। तो हम फिर चले गए कहां पे, इनके स्पेशल ईयर में। अब अगला साल इनका बिल्कुल जो है पूरा है और ये स्पेशल ईयर, और अब ये अगली रिटर्न फाइल करेंगे 31/3/23 को, 31/3/23 को। अब यहां पे हमें ये कहने की क्या जरूरत थी और ये दोबारा क्यों करा रहे थे, तो मैं चाहता था आपको रिवाइज हो जाए कि ये ट्रांजिशनल ईयर है, ये स्पेशल ईयर। दूसरी बात मैं ये वाज़ह करना चाहता था, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन द टैक्स ईयर शैल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल ईयर। अगर वो स्पेशल से नॉर्मल में आ रहा है तो पहला दिन जो होगा ना, उसका सहूलत वहां से आपको मिली, फैसिलिटी वहां से मिली। और अगर वो नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है तो सहूलत उस दिन मिली जिस दिन स्पेशल ईयर का पहला दिन आया। यानी मींस ये सहूलत हमें यहां दस्तयाब हुई, ट्रांजिशनल में सहूलत दस्तयाब नहीं हुई, याद रहेगी। सो हम ये कहेंगे द शेल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डे ऑफ अ स्पेशल ईयर और नॉर्मल ईयर। आप आसान करके लिख दीजिए, द फैसिलिटी ऑफ नॉर्मल ईयर और स्पेशल ईयर विल बी supposed to be given on the first day of special year or the normal year। तो हम सपोज करेंगे कि ये सहूलत तब दस्तयाब हुई है जब पहला दिन आया किसका, या स्पेशल ईयर का या नॉर्मल ईयर। क्लियर जी। तो दिस इज व्हाट द फैसिलिटेटिंग डे, ये फैसिलिटेटिंग डे। अब अगला जो है बिल्कुल ही सिंपल है, बात कर रहा है जिसका 9वां पॉइंट है। तो हम इसको नंबर में तो नहीं लेके जाते, लेकिन हम इसको यूं कर सकते हैं कि ये ज़हन में रहना चाहिए कि जब भी हम स्पेशल ईयर से नॉर्मल में जाएंगे और नॉर्मल से स्पेशल में आएंगे, एक ट्रांजिशनल टाइम का आदमी गुजरेगा। अब इसके बाद एक यहाँ पे और है, मिस्टर ए यूजिंग नॉर्मल टैक्स ईयर he obtained permission from the commissioner to use special tax year will end on 30 November. His recent normal tax year ended on the 30th of 2010. You are required to show the normal tax year, transitional tax year and special tax year, तीनों को शो कर दीजिए। तो हम इसको यूं कर देते कि देखिए नॉर्मल जो ईयर चल रहा था ना, उसका वो चल रहा था 1 जुलाई 2009 को शुरू हुआ होगा और एंड हुआ होगा कब, शाबाश बच्चों जी, 30 जून 2010 को खत्म हुआ होगा। ठीक है ना, जो वो बता रहा है। और फिर उसने इसी साल अप्लाई कर दिया होगा स्पेशल ईयर के लिए, और स्पेशल ईयर वो कब वाइंड अप करना चाह रहा है, नवंबर में। अब मसला ये कि इसका ट्रांजिशनल टाइम बहुत ही छोटा सा आएगा बीच में। उसकी वजह यह है कि ये बना 12 महीने का नॉर्मल ईयर। अब उसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और किस में जाना है, नवंबर, 5 महीने। तो उसे 5 महीने का ट्रांजिशनल टाइम गुजारना पड़ेगा। तो ये 5 मंथ का होगा, जबकि ये 12 मंथ का था। ठीक है ना। तो फिर ये जमा करा देगा कब, 30 नवंबर को। 30 नवंबर क्या होता है, 11वां महीना होता है ना। 30 नवंबर 2010 ही होगा अभी, और ये रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है। और अगली रिटर्न ये जो फाइल करेगा ना, वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नो स्पेशल हो जाएगी, सॉरी। और वो भी 12 महीने पे चली जाएगी, और फिर वो 30/11 को। ठीक है। लेकिन मसला ये कि डिनोट करने का मामला आएगा कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो हमने ये सपोज करना है कि फर्ज करें हमें स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ ही नहीं हुआ, हम नॉर्मल टैक्स ईयर में चल रहे हैं। तो ये खत्म होगा कहां जाके, 30/11 को। तो फिर ये टैक्स ईयर कौन सा बना, 2011, क्योंकि उसका एंडिंग डेट कहां फॉल कर रहा है,
नॉर्मल टैक्स ईयर के 2011 में गिर रहा है। इसी तरह अगले साल के लिए भी हम क्या सोचेंगे कि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा होता तो फिर 30 नवंबर कहां फॉल करता, कौन से वाले में, 30/6/12 में। तो फिर ये टैक्स ईयर कौन सा बनता, टैक्स ईयर 2012। क्लियर। तो एंडिंग डेट ढूंढनी बड़ी जरूरी है, एंडिंग डेट ढूंढनी बड़ी जरूरी है कि हम उसको ढूंढ के देखें कि कहां पे जाके ये साल जो है ये वाइंड अप होता है। क्लियर बच्चों, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको। तो यहां पे ये वाली प्रेजेंटेशन जो है इसे हम वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है जी, तो लेट वाइंड अप इट, इसको वाइंड अप कर देते हैं।